कि आपके उस पाठ का नाम क्या था? उस पाठ का नाम था स्कूल मुझे अच्छा लगा। तो आज हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ते हैं। आप सब लोग तैयार हो जाइए अपनी पुस्तक लेकर के पाठ को पढ़ने के लिए। बच्चों, याद है आपको कि जो है ये पाठ किसने लिखा था? इस पाठ को लिखने वाली एक जापानी लेखिका थी जिनका का नाम था तेत्सुको कुरोयानागी। वो एक जापानी लेखिका थी जिनका की जन्म टोक्यो में हुआ था। और ये इस पाठ में क्या था? ये पाठ जापानी लेखिका तेत्सुको कुरोयानागी की एक पुस्तक है तोतो-चान। उस तोतो-चान का आपका पाठ एक अंश मात्र है। तो आपके पाठ का नाम था स्कूल मुझे अच्छा लगा, जो कि तोतो-चान नामक एक बालिका की कहानी है। ये बालिका चुलबुली, चंचल, खेलने वाली और खूब बातें करने वाली ये बालिका थी। तो बच्चों, आपने देखा था कि वो जो तोतो-चान नाम की बालिका है वो बहुत चंचल थी और हमने आपको बताया था कि उसको जो था एक स्कूल से निकाला जा चुका था क्योंकि वो बहुत चंचल थी और वहाँ की शिक्षिका उसको पसंद नहीं कर पा रही थी। उसकी शैतानियों को या उसके बातचीत करने के तरीकों को वो नहीं पसंद कर पा रही, तो वो स्कूल से एक निकाली जा चुकी थी। और पहले भाग में आपने देखा था कि वो तोतो-चान जो है उसकी माँ उसको एक नए स्कूल में लेकर के आती है। अब नया स्कूल कैसा था, याद है कुछ बच्चों? कि नए स्कूल का जो खंभे थे, जो स्कूल का गेट था, वो सीमेंट के खंभों पर ना होकर के वो पेड़ के तनों पर बना हुआ था। उसका कुछ नयापन था, वो पेड़ के तनों पर बना हुआ था। और क्या था कि उस स्कूल का नाम बच्चों क्या था, याद है? उस स्कूल का नाम था तोमोए गाकुन। उस पर एक पट्टी लगी हुई थी पेड़ के तनों पर, स्कूल के नाम की पट्टी, जो कि हवा से टेढ़ी हो गई थी। तो वो उसके लिए तोतो-चान के एक लिए नया अनुभव था कि क्या गेट पेड़ के तनों पर हो सकता। तो उसको ये जान करके खुशी हो रही थी कि जो स्कूल का गेट है वो पेड़ के तनों का बना हुआ है, तो पेड़ धीरे धीरे खूब लंबे हो जाएंगे और टेलीफोन के खंभे से भी ज्यादा ऊंचे हो जाएंगे। फिर दूसरी चीज को वहां पर क्या अच्छी लगी थी, वहां के कक्षा कक्ष कैसे थे? कक्षा कक्ष रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। तो तोतो-चान उनको देख करके इतनी खुश होती है। देखिए, रेलगाड़ी के 6 डिब्बे जो थे वो झाड़ियों के पीछे, पेड़ों के पीछे बने हुए थे और उन रेलगाड़ी के 6 डिब्बों को कक्षा कक्षों के रूप में प्रयोग किया जाता था। तोतो-चान के लिए बिल्कुल नया था और सभी के लिए नया होगा, क्योंकि गेट और उसके जो डिब्बे थे उसको देख करके तोतो-चान, जो कि बालिका, जो कि बहुत ज्यादा चंचल थी और उसको खेलना कूदना अच्छा लगता था, तो रेलगाड़ी के डिब्बों में कक्षा कक्षों को देखकर वो बहुत खुश हो गई और तुरंत उसका मन करने लगा कि किसी तरह से हम इस स्कूल में दाखिला पा जाए, इस स्कूल में एडमिशन हमारा हो जाए। रेलगाड़ी के डिब्बों को देखकर वो सपने देखने लगी, तो सपनों की दुनिया में पहुंच गई थी। फिर वो हेडमास्टर जी के कक्ष में जाती है। हेडमास्टर जी का कक्ष जो था अर्धगोलाकार सीढ़ियों के ऊपर बना हुआ था, वो रेलगाड़ी के डिब्बों में ना होकर के अलग कमरे में था। और हेडमास्टर जी के कक्ष में जब वो जाती है तो उसमें आपके पहले भाग में हेडमास्टर जी के बारे में भी बताया गया है कि उनके सिर पर बाल कुछ कम थे, दांत भी कम थे, लेकिन वो एक बलिष्ठ और अच्छे इंसान दिखाई दे रहे थे। तो वो जब हेडमास्टर जी के कमरे में पहुंचती है तो हेडमास्टर जी ने उसकी माता से कहा कि आप थोड़ा चली जाइए, मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। तो उसने जब उसकी माता चली गई तो हेडमास्टर जी ने उससे अकेले में बातें करना शुरू किया। तो अब हम इस भाग में देखते हैं कि हेडमास्टर जी और तोतो-चान के बीच में क्या बातें हुई। क्या हेडमास्टर जी ने उससे सवाल पूछे या वो हेडमास्टर जी के सवालों के जवाब दे पाई कि नहीं, और स्कूल में तोतो-चान का दाखिला हुआ कि नहीं। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक खोलिए और पढ़ना शुरू करिए। मैं भी आपके साथ में पढ़ती हूँ। अब क्या हुआ, तोतो-चान जो थी हेडमास्टर जी के कक्ष में गई तो तोतो-चान एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। हेडमास्टर जी ने क्या किया, अपनी कुर्सी खींची और तोतो-चान की कुर्सी के सामने रख ली। अब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो बताना चाहो। हेडमास्टर जी ने उससे कुछ सवाल नहीं पूछा, किसी प्रकार की कोई उन्होंने उसका टेस्ट नहीं लिया। जैसे कि आजकल स्कूल में जाए तो सबसे पहले टेस्ट होता है, उन्होंने कोई टेस्ट नहीं लिया। छोटी सी बालिका थी, कोई बड़ी बच्ची तो थी नहीं। जैसे बच्चों आप लोग तो बड़ी कक्षा में पढ़ते, कक्षा 7 में, लेकिन ये एक छोटी बालिका की कहानी है।
तो उन्होंने क्या किया, उससे कहा तुम्हें जो कहना हो बोलो, जो भी तुमको आता हो, जो तुम मुझे बताना चाहती हो वो तुम मुझसे बोलो, तो मुझे अच्छा लगे वो बताऊं। वो बड़ी खुश हो गई कि अच्छा, तो मुझे अच्छा लगे मैं बताऊं उसको। तो चांद ने सोचा कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे कहा गया कि वह किसी भी चीज के बारे में बोल सकती है तो वो बहुत ही खुश हुई। अब उसको लगने लगा अरे मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ। तो उसने क्या किया, बोलना शुरू किया, तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वो काफी गड्ड-मड्ड था, मतलब जो भी उसके मुंह में आए, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं कि कहीं आगे की, कहीं पीछे की, कहीं कहीं घर की, कभी स्कूल की, कभी अपनी फ्रॉक की, कभी अपने दोस्तों की। तो इस तरह की बातें, वो गड्ड-मड्ड मतलब जो ना समझ माने योग्य हो। पर वह पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वह आए थे वह कितनी तेजी से चलती थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वो उससे टिकट न ले, परंतु वे नहीं माने। अबाबिल के घोंसले के बारे में बताया, दूसरे स्कूल के बारे में बताया, अपने कुत्ते के बारे में बताया जो उसका के नाम रॉकी था, अपनी शिक्षिका के बारे में बताया, और उसने बताया कि वो स्कूल में कैंची को मुंह में डालकर चलाती रहती थी और शिक्षिका उसकी मना करती थी जिससे कि उसकी जीभ न कट जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती थी। इस तरह से उसने अपनी शैतानियों और अपनी कमियों के भी बारे में बताना शुरू किया। फिर उसने बताया कि वो नाक कैसे सिलक रहती, जैसे बच्चों की नाक बहती है तो नाक किस तरह करती है, अगर वो अपनी नाक ना साफ रखे तो उसकी माँ उससे नाराज होती है। फिर उसने बताया कि उसके पापा कितने अच्छे हैं, और अपने पापा के बारे में बताया कि वो बहुत अच्छे तैराक हैं और वो गोता भी लगा लेते हैं। वह लगातार बोलती गई, तो इतनी सारी बातें उसने, कुछ अच्छाई अपनी बताई, कुछ बुराई बताई, कुछ अच्छी बातें पापा के बारे में, शिक्षिका के बारे में, कुत्ते के बारे में बताया, और हेडमास्टर जी उसको सुनते रहे। कभी वो सिर हिलाते, कभी हंसने लगते उसकी किसी बात पर, लेकिन उन्होंने उस पूरे वार्तालाप के दौरान जो तोतो चान और हेडमास्टर के बीच में हुआ, कहीं भी उसकी बातों पर नाराज नहीं हुए, कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो तोतो चान की बात से ऊब रहे हैं, कभी उन्होंने जम्हाई नहीं ली, और वो बोलते गए, वो बोलती गई, वो सुनते गए। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने के लिए कुछ ना बचा, थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। अब वो कितना बोलती। फिर हेडमास्टर जी ने उससे क्या कहा, उसने कहा कि तुम्हारे पास अब कुछ बोलने के लिए नहीं रहा है क्या। अब तो वो फिर सोचने लगी अरे अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। फिर वो सोचने लगी कि अब मुझे क्या बोलना चाहिए। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। तो चांद ने सोचा कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी के भी चीज के बारे में कुछ नहीं बता सकते। उसने लगा कि आज पहली बार उसको इतना बोलने का अवसर मिला है, तो मैं क्या अब इसके आगे कुछ नहीं बता सकी। तो अपने आप में वो शर्मिंदगी सी फील करने लगी। तो उसको लगा कि अब मुझे कुछ बताना चाहिए। उसने मन ही मन सोचा और अचानक उसे कुछ सूझा। अब फिर उसने सोचा कि अब मैं क्या बताऊं। हाँ, वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखा है। वैसे उसके ज्यादातर कपड़े माँ खुद ही सीती थी। उसकी कपड़े जो थी माँ उसकी फ्रॉक सिला करती थी। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। वो अपनी शैतानियों के बारे में बताने लगी कि मैं जब स्कूल से लौटती हूँ तो मेरे कपड़े क्यों फट जाते हैं, क्यों फट जाते हैं। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे कि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच से घुसती थी, झाड़ियों के बीच में घुसती थी, तो जिससे कि झाड़ियों की वजह से उसके कपड़े फट जाते थे। साथ ही वह खाली जमीन के तारों और लगे कटीले तारों के नीचे से घुसती थी। कितनी शैतान थी। और वो क्या करती थी, कटीलों तारों तो उसने खुद ही बताया। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी फ्रॉकें फटी निकली। तो फिर क्या हुआ, उसको नई फ्रॉक पहननी पड़ी जो कि उसने खरीदी हुई थी। ज्यादातर वो खरीदी हुई फ्रॉकें न पहन करके, कपड़े न पहन करके वो माँ द्वारा सिले हुए कपड़े पहनती थी। लेकिन उसने बताया कि मैं इतनी चंचल, इतनी शैतान हूँ कि मैं जो हूँ अपने कपड़े फाड़ लाती हूँ, जिसके कारण कि आज मुझे खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। फ्रॉक पर लाल और सलेटी रंग के चेक बने हुए थे और उसका कपड़ा जर्सी का है। फ्रॉक इतनी भी बुरी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर बने लगे फूल बड़े फुहड़, मतलब छोटी छोटी बातें उसने बताई कि देखो मेरे कॉलर पे फूल बने हुए हैं जो मेरी माँ को नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है ये फ्रॉक। माँ को कॉलर पसंद नहीं। तो चांद ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर को दिखाया। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि हेडमास्टर और तोतो चांद के बीच में दोस्ती जैसा माहौल हो गया। हेडमास्टर और तोतो चांद के बीच में एक शिक्षक
और जो है एक प्रधानाध्यापक और छात्र का संबंध ना हो करके दोनों के बीच में मित्रता का, दोस्ती का संबंध स्थापित हो गया, जिससे कि वो छोटी छोटी बातें बता रही, फ्रॉक के बारे में, कलर के बारे में, फूल के बारे में, तो ये बातें उनको वो बता रही है। लेकिन इसके बाद बहुत सोचने के बाद भी तोतो चान को कुछ नहीं सूझा। वो समझ नहीं पा रही कि मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं। तो उसने फिर क्या किया, अब इस बात से उसे दुख भी हुआ, लेकिन अब सुनते सुनते जब सारी बातें खत्म हो गई तो हेडमास्टर जी उठ के खड़े हो गए और उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। अब तो तोतो चान बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, मुझे तो स्कूल में दाखिला भी मिल गया। ठीक यही थे उनके शब्द, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। उस समय तोतो चान को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जिसने उसको इतनी देर तक सुना था। अब क्या हुआ कि पूरा पूरा समय उन्होंने उसको पूरे धैर्य के साथ, पूरे धीरज के साथ सुना। ना ही उन्होंने कभी अरुचि का भाव दिखाया और ना ही उनको किसी तरह से ऐसा लगा, उसको तोतो चान को ये एहसास हुआ कि उसकी बातें हेडमास्टर साहब को नहीं अच्छी लगी। तो ये अनुभव भी तोतो चान के लिए बिल्कुल नया था। जिस प्रकार से स्कूल की जो बनावट थी, स्कूल का जो भौतिक वातावरण था, वो तोतो चान के लिए नया था, उसी प्रकार हेडमास्टर जी का व्यवहार भी तोतो चान के लिए एक नई अनुभूति थी। जैसे कि पहले वाली शिक्षिका उसकी जिन आदतों से परेशान थी, उन्हीं आदतों को हेडमास्टर जी ने पसंद किया, आराम से उसकी बातें सुनी, किसी प्रकार की अरुचि का भाव नहीं दिखाया और उसको अपने विद्यालय में दाखिला भी दे दिया, एडमिशन भी दे दिया। अब क्या होता है, हेडमास्टर जी के सामने वो बड़े अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी कि वो हमेशा हेडमास्टर जी के साथ रहना चाहती थी। अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ, जब हेडमास्टर जी ने तोतो चान को वो जगह दिखाने ले गए जहां बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। बच्चे लोग दोपहर का खाना खाते थे, लंच जो था, जहां पर बच्चे लंच करते थे, वो भी दिखाने के लिए उनको ले गए। तो लंच जो था वो रेल के डिब्बों में नहीं होता, रेल के डिब्बों में कक्ष थे, केवल अध्ययन के लिए, पढ़ाने के लिए, पढ़ाई के लिए थे। तो उसका जो मिड डे मील होता था, जो लंच होता था, वो कहाँ होता था, एक सभागार में। सभागार मतलब एक बड़ा कमरा, एक बड़ा हॉल जैसा कमरा था, जिसको कि हम सभागार कह सकते हैं। तो उसने कहा कि हम ट्रेन में नहीं खाते, हेडमास्टर जी ने कहा हम लोग जो है सभागार में खाना खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तोतो चान पहले आई थी। पहले अर्धगोलाकार सीढ़ियां थी और उनके ऊपर चढ़ी तो सभागार वहीं पर था। वहां पर क्या, जब वो पहुंचे तो बच्चे खाना हल्ला करते हुए मेज व कुर्सियां उठा उठा कर खिसका रहे थे, इधर से उधर खिसका रहे थे मेज और कुर्सियां। तो थोड़ा शोरगुल भी हो रहा था, जैसे आप लोग करते हैं खाना खाते समय, शैतानियां करते हैं, मिड डे मील जब खाते हैं, अपना मध्याह्न भोजन जब करते हैं, तो आप लोग भी इस प्रकार की शैतानियां करते हैं और मिलजुल कर हंसते खिलखिलाते हुए खाते हैं खाना। तो वो सभागार के कोने में खड़े हो गए और बच्चों को वो देखने लगे। तोतो जान ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बस इतने ही बच्चे, बाकी बच्चे कहाँ हैं? अब देखिए, जो तोतो चान ने हेडमास्टर जी के जो जैकेट का जो किनारा खींचा, इससे क्या लगता है कि वो इनसे इतना घुल मिल गई थी कि उसको उनका जैकेट खींच करके पूछने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ। तो उसने पूछा कि जो है क्या इतने ही बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, इतने ही बच्चे हैं। तोतो चान को ये भी बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि अरे, यहाँ तो इतने बच्चे हैं जितने कि उसके पुराने स्कूल की एक कक्षा में थे, तो वहाँ बच्चे भी कम थे। फिर जो था उसके बाद उन्होंने कहा बस केवल 50 ही बच्चे हैं, तो वहाँ कुल मिला के लगभग 50 बच्चे थे। हाँ, बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज अलग है, तोतो चान सोचने लगी। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है कि नहीं। तब सारे बच्चे बैठ गए तो फिर प्रधानाध्यापक जी ने उससे बच्चों से पूछा कि आप लोग अपने टिफिन में कुछ पहाड़ से या कुछ समुद्र से लाए हैं? ये भाषा भी तोतो चान के लिए बिल्कुल अलग थी, ये वाक्य अलग था कि पहाड़ से और समुद्र से लाने का क्या मतलब था। तो सब बच्चे जो थे वो हेडमास्टर जी को अपना टिफिन दिखाने लगे। तो हेडमास्टर जी मेजों के घेरे में घूम घूम करके हर एक बच्चे के टिफिन में झांक रहे थे, डिब्बे में झांक रहे थे कि समुद्र से या उससे कुछ लाए। वाह, क्या मजा है, तोतो चान ने सोचा। पर कुछ समुद्र में और कुछ पहाड़ से क्या मतलब होगा, कितना अलग है ये स्कूल है। पर अच्छा, उसे तो इससे पहले ये पता ही नहीं था
कि खाने का समय या दोपहर का खाना भी इतना मज़ेदार हो सकता है। अब वो इस पर विचार कर रही है कि क्या समुद्र से और पहाड़ से का क्या मतलब। बच्चों आप लोग भी विचार करिए कि समुद्र से और पहाड़ से का क्या मतलब हो सकता है। हेडमास्टर जी के यह कहने के बाद कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तो चांद बेसब्री से अगले दिन का इंतजार कर रही थी। अब जब वो घर आ गई है लौट करके, और तो चांद ने उसको मतलब उसकी माँ ने उसको बता दिया कि तुम्हारा दाखिला हो गया, हेडमास्टर जी ने भी बता दिया, तो वो घर आने के बाद में वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उसे अगले दिन स्कूल जाना है। इस सप्ताह से उसने किसी भी दिन का इंतजार इतनी बेसब्री से नहीं किया था। पूरे हफ्ते में जितनी बेसब्री से वो इस बात का इंतजार कर रही थी, उस प्रकार से उसने किसी भी चीज का इंतजार, कुछ हेडमास्टर साहब कुछ ऐसे थे और तो चांद जी भी कुछ ऐसी प्यारी सी बालिका थी। अब जो है उसकी माँ भी बड़ी खुश थी। उसने अपना जो था तो चांद ने अपना बैग लिया, अपने आप तैयार हो गई। जैसे कि और स्कूल में जाने के लिए उसको जगाना पड़ता था, तो उसकी माँ को उसको उठाना नहीं पड़ा। वो स्वयं उठ के तैयार हो गई और बैग लेकर वो इंतजार करने लगी कि मुझे स्कूल जाना है। अब उसकी माँ को क्या करना था, माँ ने जो था उसको पहले नाश्ता कराया, फिर उसके टिफिन में कुछ पहाड़ से उसका मुंह कुछ समुद्र से भी तो रखना था टिफिन में, तो वो उसने पहाड़ से या समुद्र से कुछ रखा। बच्चों पहाड़ से समुद्र का मतलब आप ऐसे समझिए कि समुद्र से मतलब है कुछ तरल पदार्थ, जैसे सूप या रसेदार सब्जी या दही, उसको हुआ तरल पदार्थ। और ठोस में जैसे आपने पराठा खाया या आपने रोटी ली या आपने ब्रेड ली, तो वो हुआ ठोस। तो समुद्र और पहाड़ का मतलब ऐसा ही था। तो उसने क्या किया, फिर माँ को तो बहुत कुछ करना था, तो चांद ने नाश्ता किया। उसने उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी का जो पास था, उसको रेल से जाना होता था ना स्कूल, तो रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डालकर उसके गले में लटका दिया, जिससे कि वह खो ना जाए। और जाते समय उसकी माँ ने कहा अच्छी लड़की बनना, क्योंकि एक स्कूल से वो बुरी लड़की बना दी गई थी और बुरी लड़की कहने के कारण उसकी शिक्षिका ने उनको निकाल दिया था। बिल्कुल। तो चांद ने जूते पहने और सामने का दरवाजा खोला। तब वह मुड़ी और शिष्टता से झुककर बोली, अच्छा माँ, गुड बाय। चलते समय उसने अपनी माँ को बाय बाय किया, जैसे कि सभी बच्चे करते हैं, और वह स्कूल के लिए चली गई। तो चांद को निकलते देखकर माँ की आंखें बरबस भर आई। माँ की आंखें बरबस क्यों भर आई बच्चों? माँ की आंखें, आंखें भर आना मतलब ये एक मुहावरा है। आंखें भर आना का मतलब है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उनकी आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि उनकी बच्ची कई, एक नहीं कई स्कूलों से निकाली जा चुकी थी। ये आपके पाठ में नहीं है, लेकिन जो तो चांद की जो मूल जो किताब है उसमें ये लिखा हुआ है। तो उन्होंने उसकी माँ को आंखें देखकर, उसकी आंख मतलब उसको निकलते हुए देखकर माँ की आंखें भर आई। कितना कठिन था ये मानना कि उनकी चुबली बिटिया आज इतनी खुशी से इस स्कूल में जा रही है। हाल में ही एक स्कूल से वो निकाली जा चुकी है। उसने मन से प्रार्थना की इस बार सब कुछ अच्छा हो, शुभ हो, मतलब अच्छा हो। तो बच्चों ये जो है आपका जो पाठ है वो इस कहानी का एक अंश मात्र है। इनकी कहानी जो तेत्सुको कुरोयानागी है, उनकी कहानी है तोतो चान। और हम आपसे कहते हैं कि आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, चाहे आप लाइब्रेरी से लेकर के पढ़ें, पुस्तकालय से लेकर के पढ़ें, ना पुस्तकालय से लेकर के पढ़ें, तो आप अपनी बड़ों की सहायता से आईसीटी नेट का प्रयोग करके गूगल से कहानी को निकाल कर पढ़ें, पूरी कहानी पढ़ें। इसका अनुवाद सभी भाषाओं में है, जापान की होने के बाद भी इसका। और इस कहानी को आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको जो इसका अंश है, इसके पहले भाग की कहानी भी आपको समझ में आएगी कि वो किस प्रकार की चुलबुली थी। बहुत अच्छी कहानी है बच्चों, को मिला के आप पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो आपका पाठ था जो कि खत्म हुआ। अब इसमें कुछ कठिन शब्द थे जो कि हम आपको पाठ पढ़ाने के साथ साथ बताते चले हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। कायदा, कायदा का मतलब नियम, जैसे कि हमको कायदे से चलना चाहिए, कायदे से जाना चाहिए। दफ्तर अर्थात कार्यालय। हवाबील एक छोटी चिड़िया जो खंडहरों में अपना घोंसला बनाती है। करिश्मा मतलब करामात, करिश्मा दिखाना, कहीं कोई करामात, कोई करिश्मा या कुछ ऐसा हो जाना कि जो उसके बारे में आपने न सोचा हो। सभागार किसी संस्था का बड़ा हाल नुमा कमरा जहां अक्सर सभागार जैसे कोई बड़ा कमरा, आपके विद्यालय में भी कोई बड़ा कमरा होगा जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह आप लोग करते होंगे, या नहीं होगा, कमरा उतना ही बड़ा होगा लेकिन उसको खाली करा लिया जाता होगा। तो बड़ा कमरा जहाँ की, जिसको हॉल हम कह सकते हैं छोटा मोटा। बेसब्री माने अधीरता, अधीर बेसब्री से इंतजार करना
कि बहुत बेचैनी से, कि हम किसी चीज का हम बेसब्री से हम मतलब उसका जो है, तो इसमें क्या दिखाया है कि वो बेसब्री से स्कूल में दाखिला पाना चाह रही थी, उसका इंतजार कर रही थी। तो ये तो बच्चों हुए आपके शब्दार्थ। अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके की उत्तर आपको देने हैं। हेडमास्टर जी ने तोतोचान से क्या कहा? हेडमास्टर जी ने तोतोचान से कहा कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। तोतोचान की फ्रॉक कैसी थी? फ्रॉक पर सलेटी रंग के चेक बने हुए थे। और बच्चों एक चीज और, इसमें हेडमास्टर जी का नाम आया है। हेडमास्टर जी का नाम क्या था? नाम था उनका सोसा कोबायाशी। देखिए ये जापानी नाम है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगी पढ़ने में, थोड़ा सा मुश्किल होगी उनको याद रखने में, लेकिन आपको याद रखना पड़े। लेखिका का नाम क्या था? तेत्सुको कुरोयानागी। उसकी स्कूल का नाम क्या था? तोमोए गाकुन। और हेडमास्टर जी का नाम क्या था? सोसाकु कोबायाशी। पूरे स्कूल में कुल कितने बच्चे थे? 50 बच्चे थे। और फिर अगला प्रश्न है, हेडमास्टर जी बच्चों के टिफिन में क्या देख रहे थे? हेडमास्टर जी बच्चों के टिफिन में देख रहे थे कि बच्चे अपने टिफिन में समुद्र से या पहाड़ से कुछ लाए हैं कि नहीं लाए हैं। आपके विचार से समुद्र और पहाड़ से क्या मतलब है? समुद्र से कुछ तरल पदार्थ और पहाड़ से कुछ ठोस पदार्थ, मतलब कुछ तरल और कुछ ठोस, दोनों चीजें खानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि खाने में आपके उसमें कुछ द्रव्य पदार्थ जैसे दही, दाल, सब्जी, ये तो हो गए तरल पदार्थ। और ठोस पदार्थ में आप जैसे आप लड्डू पेड़ा भी खाएं तो वो भी उसको ठोस पदार्थ में लिया जा सकता है। ठोस और तरल दोनों ही प्रकार की चीजें बच्चों के टिफिन में होनी चाहिए, इसका ये मतलब है। कुछ बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, दाल नहीं खाते हैं, तो ऐसा नहीं, आपको तरल और ठोस दोनों पदार्थ खाने चाहिए। तो बच्चों आपने देखा कि ये स्कूल जो था उसको कुल मिला के उसमें सब कुछ नया नया था, क्योंकि स्कूल का जो भौतिक वातावरण था, जो स्कूल की बनावट थी, और जो प्रधानाचार्य जी जो थे उसको उनका जो दोस्ताना व्यवहार था, जो मित्रतापूर्ण व्यवहार था, दोपहर की भोजन की मजेदार बातों ने क्या किया कि तोतोचान के मन में आकर्षण पैदा कर दिया, स्कूल के प्रति लगाव पैदा कर दिया। वो बालिका जो कि इतनी चंचल थी कि उसके वहां के अध्यापक उसको नहीं समझ पा रहे थे, नए अध्यापक ने उनको समझा और वो स्कूल जाने में ज्यादा रुचि दिखाने लगी। तो बच्चों देखिए, इस कहानी से हमने ये जाना कि छोटे बच्चे बड़े ही संवेदनशील होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं और बहुत जल्दी उनको, तो यदि उन्हें हर बात पर टोका जाता है तो वह उनके मन में पढ़ाई के प्रति अरुचि पैदा हो जाती और वो स्कूल जाने में आनाकानी करते हैं। अब बच्चों आप देखिए, अब कुछ आपका अभ्यास कार्य आपकी पाठ के अंत में विराम चिन्ह आप लोग बच्चों जानते होंगे। कॉमा जिसको कि हम अल्प विराम कहते हैं, पूर्ण विराम जिसको कि हम जो फुल स्टॉप होता है उसका प्रयोग जो है हम लोग अपने वाक्यों में करते रहते हैं। विराम का अर्थ होता है विश्राम लेना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। बातचीत के दौरान अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए, मतलब अपनी बात को हम सही तरीके से बताने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं। हम कोई भी बात लगातार नहीं बोल, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं कहीं कहीं रुक रही हूँ कि ऐसा हुआ, फिर उन्होंने ऐसा कहा। तो इस प्रकार से जो रुकना होता है उस रुकने को ही हम विराम कहते हैं। तो वो जब हम बातचीत करते हैं या हम कुछ लिखते हैं तो उसको समझाने के लिए या अपनी बात को सही तरीके से स्पष्ट करने के लिए हम रुकते हैं, और रुकते समय हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जब हम लिखते हैं। तो इन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला है अल्प विराम। वाक्य में सबसे कम रुकने के लिए दो या दो से अधिक समान पदों, पद्यांशों, वाक्यों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों आप इसको लिख सकते हैं, आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर इनको लिख लीजिए। जैसे राधा, रेखा, निर्मला और सरला बाजार गई, ये क्या है? अलग अलग पद है, ये सारी संज्ञाएं हैं, ढेर सारी संज्ञाएं एक साथ हैं और इनको एक वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर अल्प विराम, जिसको कि हम कॉमा भी कहते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। फिर है पूर्ण विराम का प्रयोग। तो सभी बच्चे जानते हैं, जब वाक्य का पूरा हो जाता है तो उसके बाद में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जब लिखते से अगर पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं तो खत्म हुआ वाक्य और शुरू हुआ वाक्य आपस में मिल जाते हैं और हमको पढ़ने में वो अटपटा लगता है, खराब लगता है, बोलने में भी खराब लगेगा। जैसे लिखा है मैं घर जा रहा हूँ।
फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, सब बच्चे इसको लिखेंगे और ध्यान भी रखेंगे, याद रखेंगे। ये प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है, जैसे तुम्हारी किताब कहाँ है, आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। बच्चों ये चिन्ह आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, आप लोग कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं। फिर है विस्मयादिबोधक, वाक्य के अंत में खुशी, घृणा, दुख या आश्चर्य प्रकट करने के लिए, जैसे शाबाश तो ये लगाया, अरे वाह तो इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। फिर है इकहरा अवतरण चिन्ह, किसी विशेष शब्द या पद को बताने के लिए हम इकहरा अवतरण लगाते हैं। जैसे आपने रामायण लिखी और इनकी पुस्तक का नाम तोतोचान था, तो तोतोचान में हम एक इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, ऐसे करके एक तरफ, जैसे तोतो यहाँ रामायण के नाम में लगी ऐसे ही तोतोचान में भी लगा हुआ है। दोहरा अवतरण चिन्ह, जब हम किसी भी बात को, किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में कह देते हैं तो वहां पर हम दोहरा अवतरण इधर से ऐसे शुरू करते हैं और ऐसे करके लगाते हैं, उसको हम कहते हैं दोहरा अवतरण, या हम उसको इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये अभ्यास कार्य है, आप इसको पूरा पढ़िए। देखिए तो इसमें आपको हम इसका जैसे लिखा है, चिड़ी मार की बीवी ने डरे हुए तोते को हाथ में लिया और उसे सहलाते हुए बोली, यहाँ हमने लगाया कामा। आप उसकी कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहना है। उसने कहा कि कितना, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, कितना छोटा तोता है, इसका तो एक निवाला भी नहीं होगा पूर्णम, इसे मारना फिजूल है। अब यहाँ पर इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। ये दोहरा अवतरण है बेटा। यहाँ पर हीरामन ने कहा, अब हीरामन तोता था, क्या कहा उसने, उसकी कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहना है। माँ मुझे मत मारो, राजा को भेज दो, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर पूर्वनाम लगा के फिर हमने दोहरा अवतरण बंद कर दिया। तोते को बोलते हुए सुनकर वह हक्के बक्के रह गए। थोड़ी देर बाद अचरज से उबरे तो पूछा कि वह उसकी कितनी कीमत मांगे। पूछा वह उसकी, अब यहाँ पर जो है ये नहीं लगेगा क्योंकि पूछा के बाद में कि वह उसकी, यहाँ पर उसकी कही हुई बात को उसके शब्दों में ना कहकर वक्ता ने अपने शब्दों का प्रयोग किया है कि वह उसकी कितनी कीमत मांगे। हीरामन ने कहा, अब यहाँ पर हीरामन ने कहा के बाद में फिर से लगेगा और ये दोहरा अवतरण है। कहा या तुम मुझ पर छोड़ दो, राजा कीमत पूछे तो कहना कि तोता अपनी कीमत खुद बताएगा। यहाँ पर आपका ये अवतरण बंद हो गया, दोहरा अवतरण। तो ये तो हुआ आपका अभ्यास कार्य और इस प्रकार से आप विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब ये आपका गृह कार्य है, इसमें आपको अपने खेल के मैदान, दोपहर के भोजन के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। फिर इन वाक्यों का आपको अपने शब्दों में प्रयोग करना है। वाक्यों में अचानक, सचमुच, बेकार, दफ्तर, गंभीरता। अब बच्चों इस चित्र को देखिए और इनमें ये एक व्यक्ति है जो कि पौधे लगा रहा, किसान है, और ये जो है उसका बेटा है। तो उसके पिता और उसके बीच में पर्यावरण को लेकर क्या बातें हो रही हैं। ये लोग पेड़ लगा रहे हैं, तो पेड़ लगाने से क्या लाभ होते हैं या क्या हो सकता है, तो पर्यावरण के संबंध में इनमें क्या बातें हो रही हैं, इनको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। तो बच्चों आज आपके दोनों पाठ पूरे हुए और इस प्रकार से आपकी तोतोचान की कहानी खत्म हुई। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।